नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। इस समय अमरावती शहर से जिले में किसी भी टीकाकरण केंद्र पर कोविशील्ड व कोवैक्सीन का एक भी डोज उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जिले के सभी टीकाकरण केंद्रों पर शनिवार और रविवार को वैक्सीनेशन से संबंधित काम बंद रहेगा। समूचे संभाग में भी वैक्सीन की किल्लत को लेकर लगभग यही स्थिति है। इस बात के मद्देनजर शुक्रवार की रात अकोला से स्वास्थ्य उप संचालक कार्यालय के 2 वरिष्ठ अधिकारी पुणे के लिए रवाना हुए हैं, जो आज या कल में सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड वैक्सीन की खेप लेकर वापस रवाना होंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि ये अधिकारी अपने साथ करीब 30,000 वैक्सीन लेकर आएंगे, जिसमें से 15,000 वैक्सीन की खेप अमरावती जिले को दी जाएगी। साथ ही अकोला को 10,000 व यवतमाल को 5,000 वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। बीती रात नागपुर रेलवे स्टेशन पर विशाखापट्टनम से 7 ऑक्सीजन टैंकर लेकर रवाना हुई विशेष मालगाड़ी पहुंची थी, जहां पर 3 टैंकर उतारे गए, जिसमें से 15 टन ऑक्सीजन वाला टैंकर अमरावती जिले के लिए रवाना किया गया। यह टैंकर रात करीब 2 बजे अमरावती पहुंचा और इस टैंकर के जरिए सुपर कोविड अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में 8 टन लिक्विड ऑक्सीजन की रिफिलिंग की गई और शेष 7 टन लिक्विड ऑक्सीजन अकोला के लिए रवाना किया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार की रात 12 बजे विशाखापट्टनम के स्टील यार्ड से लिक्विड ऑक्सीजन के 7 टैंकर लेकर एक विशेष मालगाड़ी रवाना हुई, जो 20 घंटों के नॉनस्टॉप सफर के बाद शुक्रवार की रात करीब 8:15 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां पर इस ट्रेन से ऑक्सीजन के 3 टैंकर उतारे गए। इसमें से एक टैंकर नागपुर के मेयो मेडिकल हॉस्पिटल के लिए भिजवाया गया, वहीं एक टैंकर ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट के लिए भेजा गया। साथ ही एक 15 टन लिक्विड ऑक्सीजन वाला टैंकर सड़क मार्ग के जरिए अमरावती व अकोला के लिए रवाना हुआ। यह टैंकर शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच अमरावती पहुंचा और इसके जरिए रात करीब 2 बजे सुपर कोविड अस्पताल के ऑक्सीजन टैंक में 8 टन लिक्विड ऑक्सीजन की रिफिलिंग की गई। वहीं 7 टन लिक्विड ऑक्सीजन को लेकर यह टैंकर पुलिस सुरक्षा के बीच ही अकोला के लिए रवाना हुआ। उधर दूसरी ओर नागपुर पहुंची ऑक्सीजन ट्रेन 7 में से 3 टैंकर उतारने के बाद शेष 4 टैंकर लेकर नासिक के लिए रवाना हो गई। वहीं दूसरी ओर स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा किए गए प्रयासों के चलते बीती रात एक और टैंकर 15 टन ऑक्सीजन लेकर अमरावती पहुंचा, जिसमें से 7.5 टन ऑक्सीजन वल्लभ गैसेस के ऑक्सीजन टैंक में रिफिल किया गया और शेष 7.5 टन ऑक्सीजन लेकर यह टैंकर यवतमाल के लिए रवाना हो गया। साथ ही शनिवार की सुबह एक अन्य टैंकर छत्तीसगढ़ के भिलाई से निकलकर अमरावती के इरविन अस्पताल पहुंचा, जिसमें से 5 टन ऑक्सीजन इरविन अस्पताल में स्थापित लिक्विड ऑक्सीजन टैंक में रिफिल किया गया और 5 टन ऑक्सीजन वल्लभ गैसेस को दिया गया। वल्लभ गैसेस द्वारा जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों को कोविड संक्रमित मरीजों के लिए सिलेंडरों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाती है। हा रायपूर छत्तीसगड भिलाईवरून आलेला आहे। 14-15 घंटा लागते तिथून यायसाठी। अच्छा, आता पोहोचलो इथं। शहर के मध्य स्थल में स्थित तथा डफरिन हॉस्पिटल के सामने नेमानी इन में प्रशासन द्वारा नया कोविड केयर सेंटर शुरू करने को अनुमति दी गई है, जिसके बाद वलगांव रोड स्थित फिदा हॉस्पिटल के मार्फत यह सेंटर शुरू किया जा रहा है, जहां पर बेहद वाजिब दरों पर कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज किया जाएगा। इस आशय की जानकारी इस कोविड केयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अभिषेक भडांगे द्वारा यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में दी गई। कोविड सेंटर नेमानी मंगल कार्यालय जे आहे डफरिन हॉस्पिटलच्या जवळ इथे सुरू करत आहोत। आजच त्याचं इनॉग्रेशन झालेलं आहे। इथे प्रामुख्याने 2 गोष्टी आहेत की जसं आता पूर्ण अमरावतीमध्ये ज्या बेड्सची स्कॅर्सिटी आहे, तर इथे सध्याला आम्ही 50 बेडपासून सुरू करत आहोत, पण इथे 300 बेडपर्यंत एक्सटेंड होईल इतपत इथे व्हॅकन्सीज आहेत। जर का आम्हाला शासनाने पुढे परमिशन दिली तर आम्ही 300 बेडपर्यंत एक्सटेंड हे हॉस्पिटल करू शकतो। तर त्याच्यामुळे काही प्रमाणात तरी जो सध्या सगळ्यात बर्निंग पॉईंट आहे बेड्सचा, तर हा सॉल्व होईल। आणि दुसरी अशी गोष्ट की एक सामाजिक बांधिलकी म्हणून आणि लोकांची मदत व्हावी या हेतूने आम्ही या हॉस्पिटलला चॅरिटीमध्ये कन्वर्ट करायचं ठरवलेलं आहे। तर जे सुद्धा गव्हर्नमेंटचे नॉर्म्स आहेत त्याच्यापेक्षा आम्ही 20% फीस ही कमी घेणार आहोत। जिले के 27 कोविड अस्पतालों व 2 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु कुल 1716 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय 1370 बेड पर मरीज भर्ती हैं और 346 बेड अब भी रिक्त हैं। इसमें से सर्वाधिक 126 बेड सुपर कोविड अस्पताल में उपलब्ध हैं। ऐसी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों द्वारा पता चली है। जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में रिक्त रहने वाले बेड के संदर्भ में जानकारी देना प्रशासन द्वारा विगत 1 सप्ताह से बंद कर दिया गया है, किंतु मंडल न्यूज बुलेटिन ने अपने स्तर पर प्रयास करते हुए जिले के विभिन्न कोविड अस्पतालों व कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में भर्ती रहने वाले मरीजों की संख्या प्राप्त करने के साथ ही इस समय वहां रिक्त रहने वाले बेड की संख्या की जानकारी हासिल की है।
2 दिन पहले पंजाबराव देशमुख स्मृति मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का लीकेज होने और वहां से कई संक्रमित मरीजों को इरविन में भर्ती कराए जाने की खबर अचानक ही समूचे शहर में आग की तरह फैली थी और यह समाचार सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए जब पीडीएमसी के उपाधीक्षक डॉक्टर निर्मल से संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई घटना पीडीएमसी अस्पताल में घटित नहीं हुई है और यहाँ से किसी भी मरीज को कहीं भी अन्य स्थलांतरित नहीं किया गया है। शनिवार 24 अप्रैल को जिले में 704 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 60,480 पर जा पहुंची। वहीं शनिवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 19 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई, जिनमें 14 स्थानीय व 5 बाहरी जिलों के मरीजों का समावेश है। जिले में कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर अब 861 पर जा पहुंची है। वहीं बाहरी जिलों के मृतकों की संख्या को जोड़कर यह आंकड़ा 958 पर पहुंच गया है। स्थानीय मृतकों में मनपा क्षेत्र के 6 व ग्रामीण क्षेत्र के 8 मरीजों का समावेश है। इसके अलावा शनिवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 649 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 53,324 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही इस समय कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 6,295 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 2,260 व ग्रामीण क्षेत्र के 4,035 मरीजों का समावेश है। इसमें से 1,794 मरीज कोविड अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं मनपा क्षेत्र में 1,156 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 3,345 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। इसके अलावा शनिवार को समूचे संभाग में 4,052 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिसमें से अकोला में 602, यवतमाल में 1,163, बुल्ढाना में 1,080 तथा वाशिम जिले में 503 नए संक्रमित मरीज पाए गए। समूचे संभाग में अब तक कुल 2,28,643 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 1,97,218 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं 3,176 कोविड संक्रमित मरीजों की अब तक संभाग में मौत हो चुकी है। बिना अनुमति अवैध तरीके से कोविड संक्रमित मरीजों पर इलाज करने वाले निजी अस्पतालों पर मनपा और जिला प्रशासन द्वारा लाखों रुपए का दंड लगाया गया है। साथ ही अब इन अस्पतालों में कोरोना काल के दौरान अब तक हुई मौतों का ऑडिट किया जाएगा, जिसे लेकर जिलाधीश द्वारा स्वास्थ्य, राजस्व, पुलिस व मनपा प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और इन सभी महकमों के अधिकारियों को प्रति सप्ताह जिला सामान्य अस्पताल में बैठक आयोजित करते हुए निजी अस्पतालों में होने वाली मौतों का ऑडिट कर रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है। जिले में लगातार बढ़ती कोविड संक्रमितों की संख्या को देखते हुए सरकारी अस्पताल में कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती करने की व्यवस्था करने के साथ साथ जिला प्रशासन द्वारा शहर सहित जिले में कई निजी अस्पतालों को भी कोविड अस्पताल के तौर पर मान्यता दी गई। इसमें से कई अस्पतालों में प्रशासन की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों का उल्लंघन होने की बात सामने आई। ऐसे में प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले निजी कोविड अस्पतालों के खिलाफ कड़े कदम उठाने शुरू किए हैं। साथ ही निर्देश दिया गया है कि सभी निजी अस्पतालों द्वारा सरकार की ओर से निर्धारित किए गए शुल्क ही मरीजों से लिए जाएं। साथ ही अब सभी निजी कोविड अस्पतालों में अब तक हुई कोविड संक्रमित मौतों का ऑडिट भी किया जाएगा। इस समय जहां एक और कोरोना के साथ साथ सारी नामक संक्रामक महामारी कहर ढा रही है और बड़ी संख्या में लोग इन बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार द्वारा विगत 1 वर्ष से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं व सुविधाओं को चुस्त दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। वहीं विगत अनेक वर्षों से अपने ही ढर्रे पर चलने के लिए कुख्यात इरविन अस्पताल के कामकाज में इस महामारी काल के दौरान भी कोई सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा और यहाँ पर सारी वार्ड सहित ICU में कई तरह की अव्यवस्थाएं हैं और सारी वार्ड में तैनात मेडिकल स्टाफ द्वारा यहाँ पर भर्ती मरीजों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से मरीजों को इलाज व दवाई के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इरविन अस्पताल के सारी वार्ड में परसों दोपहर 4 बजे मोहम्मद जुनैद नामक 32 वर्षीय व्यक्ति को भर्ती कराया गया, लेकिन दोपहर 4 बजे भर्ती कराए जाने के बाद रात 12 बजे तक इस व्यक्ति को किसी भी तरह की दवाई या इंजेक्शन नहीं दिए गए। इस बात की शिकायत जुनैद के रिश्तेदारों द्वारा गत रोज जिलाधीश से की गई और जिलाधीश द्वारा इरविन अस्पताल के RMO व सारी वार्ड के इंचार्ज से संपर्क साधते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। हैरत की बात यह रही कि खुद जिलाधीश द्वारा निर्देश देने के बावजूद पूरा दिन मोहम्मद जुनैद नामक इस मरीज को टैबुफ्लू की गोलियां व रेमडेसिविर का इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो पाया था। शुक्रवार की रात करीब 1:30 बजे जब सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुभाष टिकरे अनायास ही मरीजों को देखते हुए इस वार्ड में पहुंचे तो उन्होंने तुरंत ही इस मरीज को टैबुफ्लू की 9 गोलियां खिलाने के साथ ही उसके CT स्कैन की रिपोर्ट व ऑक्सीजन सैचुरेशन को देखते हुए उसे जल्दी ही रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने का निर्देश ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ को दिया, लेकिन रात के समय मेडिकल स्टाफ के पास रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। ऐसे में शनिवार की सुबह स्टोर खुलने के बाद नई शिफ्ट में आए मेडिकल स्टाफ
स्टाफ द्वारा इस मरीज को रेमडेसिविर का पहला इंजेक्शन लगाया गया। इस समय मोहम्मद जुनैद को इस वार्ड में भर्ती हुए करीब 30 घंटे का वक्त बीत चुका था। इन्हीं 30 घंटों के दौरान सारी वार्ड में 2 संक्रमित मरीजों ने दम भी तोड़ा, जिसके लिए पूरी तरह से यहाँ के मेडिकल स्टाफ की लापरवाही और अव्यवस्था को जिम्मेदार कहा जा सकता है। इस वार्ड का मुआयना करने पर पता चला कि यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर बदलने का काम सिक्योरिटी बॉय यानी सुरक्षा रक्षकों द्वारा किया जाता है। साथ ही महज एक दिन पहले ड्यूटी ज्वाइन करने वाली नर्स को सीधे सारी वार्ड में तैनात किया गया है। इस वार्ड में तैनात अधिकांश नए स्टाफ को यही नहीं पता कि ऑक्सीजन की सप्लाई को बढ़ाने या घटाने के लिए नॉब को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किस तरफ घुमाना है। सबसे बड़ी अव्यवस्था यह है कि मरीज को दिए जा रहे ऑक्सीजन की मात्रा पर नजर रखने हेतु लगाए जाने वाले 3 बाइकैप बंद पड़े हैं। इसके अलावा अनेक दिनों से यहाँ के आईसीयू में एयर कंडीशनर बंद है, जिसकी वजह से चारों तरफ से बंद रहने वाले आईसीयू में मरीजों को काफी गर्मी व उमस का सामना करना पड़ रहा है, जो उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि जिलाधीश कार्यालय सहित जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा इरविन अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को दूर करने के संदर्भ में आवश्यक कदम उठाए जाएं। मूलतः अमरावती जिले से वास्ता रखने वाले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति भूषण गवई को नागपुर स्थित महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है। विधिज्ञ के तौर पर मुंबई सहित नागपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर चुके न्यायमूर्ति भूषण गवई इससे पहले नागपुर हाईकोर्ट में बतौर न्यायमूर्ति भी पदस्थ रह चुके हैं और अब वे नागपुर स्थित महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति के रूप में भी अपना पदभार स्वीकार करने जा रहे हैं। मेलघाट व्याघ्र प्रकल्प के गोगामल वन्यजीव विभाग अंतर्गत हरिसाल की रेंजर दीपाली चौहान की आत्महत्या मामले में निलंबित क्षेत्रीय निदेशक श्रीनिवास रेड्डी को निलंबित किए जाने के बाद भी मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दिए गए हैं, किंतु श्रीनिवास रेड्डी द्वारा इन आदेशों की खुली अवहेलना किए जाने की जानकारी प्राप्त हुई है और पता चला है कि श्रीनिवास रेड्डी इस समय मुंबई मंत्रालय में टहलते हुए देखे गए हैं। इस बारे में वन मुख्यालय से जानकारी हेतु संपर्क करने पर वहां से कोई प्रतिसाद नहीं दिया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुमति के बगैर श्रीनिवास रेड्डी अपना मुख्यालय नहीं छोड़ सकते तो फिर वे अचानक मुंबई व दिल्ली की यात्रा पर कैसे निकले और किसकी अनुमति से वे मंत्रालय में घूम रहे हैं। इन दिनों कोविड संक्रमण की वजह से होने वाली मौतों की संख्या काफी अधिक बढ़ जाने की वजह से मृतदेहों के अंतिम संस्कार से संबंधित तमाम नियोजन गड़बड़ा गया है। ऐसे में मनपा द्वारा कोविड प्रतिबंधात्मक निधि से 2 गैस शवदाहिनी व 1 विद्युत शवदाहिनी खरीदने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए जेम पोर्टल पर 8 दिनों में यह प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। इन दिनों हिंदू स्मशान भूमि में अंतिम संस्कार से संबंधित कामों का बोझ काफी बढ़ गया है और जगह के साथ साथ अंतिम संस्कार हेतु साधन भी कम पड़ने लगे हैं। ऐसे में यहाँ कई बार शवों की कतार लगाने की नौबत आ जाती है। इस बात के मद्देनजर अन्य स्मशान भूमियों के लिए 2 गैस शवदाहिनी व 1 विद्युत शवदाहिनी खरीदने की प्रक्रिया को मान्यता दी गई है, जिसके लिए कोविड प्रतिबंधात्मक निधि से 30 लाख रुपए का खर्च किया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए निगमायुक्त प्रशांत रोडे ने बताया कि विलासनगर व शंकरनगर स्मशान भूमि में 1-1 गैस शवदाहिनी व हिंदू मोक्षधाम में 1 विद्युत शवदाहिनी को स्थापित किया जाएगा। जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा कहा गया है कि मास्क का प्रयोग व हाथों की स्वच्छता तथा सोशल डिस्टेंसिंग के त्रिसूत्री नियमों का पालन करने के साथ ही नागरिकों ने अपने स्वास्थ्य का संरक्षण करने हेतु पौष्टिक आहार लेना चाहिए व कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर ध्यान देते हुए नियमित रूप से भाप भी लेनी चाहिए ताकि वे कोविड के संक्रमण से बचे रह सकें। इस हेतु व्यापक स्तर पर जन जागृति करने हेतु सोमवार से अमरावती जिले में मेरा स्वास्थ्य मेरी जिम्मेदारी अभियान अंतर्गत स्टीम सप्ताह का पालन किया जाएगा। माझं आरोग्य माझी जबाबदारी, त्याच्या अंतर्गत आपण स्टीम सप्ताह सुरू करतो आहे। तुम्ही प्रत्येकानं स्वतःची काळजी घेणं अतिशय गरजेचं आहे। बाहेरून आल्यानंतर आपण हात सगळं धुवून स्वच्छ स्वतःला करून मगच घराच्या आतमध्ये त्या ठिकाणी आपण जाणं अपेक्षित आहे। आपण एक सोशल डिस्टन्सचा जो विषय आहे तो अतिशय गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे आणि आपण एक अंतरावर राहून आपण स्वतःचं स्वच्छता त्या ठिकाणी ठेवणं खूप गरजेचं आहे। आपण या येत्या सोमवारपासून जेव्हा कधी आपण आपल्या घरात याल त्यावेळेला आपण स्टीम घेतल्यानंतर बाकी गोष्टी कराल आणि झोपायच्या आधी आपण नक्की स्टीम घेऊन नंतर झोपाल आणि आपला दिवस संपवाल अशी अपेक्षा आपल्या सर्वांकडून करतो। इसके साथ ही जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के व्यवस्थापन नए अस्पतालों को स्थापित करने हेतु कामों की गति बढ़ाने एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने हेतु जिलाधीश कार्यालय में लगातार एक के बाद एक समीक्षा बैठकें आयोजित करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए।
जिला सामान्य अस्पताल के नियंत्रण में सरकारी उपजिला अस्पताल व सुपर कोविड अस्पताल तथा पीडीएमसी के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाता है और डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली मांग व मरीजों की संख्या को देखते हुए ही यह इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन इस समय जितने इंजेक्शनों की जरूरत है उसकी तुलना में केवल आधे स्टॉक की ही आपूर्ति हो पा रही है। पता चला है कि इस समय जिला सामान्य अस्पताल के पास केवल 2995 रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक उपलब्ध है और पिछले 5 माह से इस अस्पताल को इस इंजेक्शन का नया स्टॉक नहीं मिला है। ऐसे में 5 माह पुराने स्टॉक से ही जिले के सभी सरकारी अस्पतालों की जरूरत पूरी की जा रही है। साथ ही इन दिनों निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए भी पीडीएमसी अस्पताल के जरिए ही रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। विगत जुलाई से सितंबर माह के दौरान जब कोविड संक्रमितों की संख्या में इजाफा होना शुरू हुआ था तो प्रशासन ने सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के ग्रामीण विकास यंत्रणा विभाग की इमारत सहित विभागीय क्रीड़ा संकुल में कोविड संक्रमित मरीजों के लिए बेड उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू की थी और इन तीनों स्थानों के बीच डॉक्टरों सहित एम्बुलेंस वाहनों की आवाजाही के लिए लंबा चक्कर न काटना पड़े, इस बात के मद्देनजर सुपर कोविड अस्पताल व सरकारी ITI के बीच सड़क बनाने के काम को मंजूरी दी गई थी, जिसके लिए बाकायदा सरकारी निधि भी मंजूर की गई और यहाँ पर सड़क के निर्माण का काम शुरू हुआ। लेकिन 8 माह का वक्त बीत जाने के बावजूद इस सड़क का निर्माण अब तक अधूरा पड़ा है और यहाँ पर सड़क के नाम पर केवल मिट्टी और गिट्टी डालने का ही काम हुआ है, जबकि इस दौरान यहाँ पर डामरीकरण करते हुए पक्की सड़क बना दी जानी चाहिए थी। इस समय सरकारी ITI की इमारत में ही कोविड संदेहित मरीजों की RT-PCR टेस्ट का काम चलता है। ऐसे में यहाँ पर दोनों ओर से लोगों का आना जाना जारी रहता है। साथ ही इस कच्ची सड़क से रोजाना कई एम्बुलेंस वाहनों का सुपर कोविड अस्पताल में आना जाना चलता है और अस्पताल जल्दी पहुंचने हेतु कई डॉक्टरों द्वारा भी इसी सड़क का इस्तेमाल किया जाता है। किंतु कच्ची सड़क पर चारों ओर फैली मिट्टी और गिट्टी की वजह से वाहनों की रफ्तार अपने आप कम हो जाती है। साथ ही कई दुपहिया वाहनों का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसके अलावा एम्बुलेंस जैसे वाहन गुजरने के बाद यहाँ पर काफी देर तक हवा में धूल उड़ती रहती है। ऐसे में यहाँ जल्द से जल्द इस सड़क का डामरीकरण किए जाने की जरूरत है, जिसकी ओर प्रशासन द्वारा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर व स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के द्वारा इस सड़क के निर्माण हेतु प्रयास करते हुए तुरंत ही सरकारी निधि को मंजूरी दिलाई गई थी। ऐसे में यह समझ से परे है कि आखिर यह काम बीच में ही क्यों अटक गया। राज्य में जहां एक और कोविड का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य में कई कोविड अस्पतालों में हो रही दुर्घटनाओं के चलते भी मरीजों में चिंता एवं परेशानी का आलम है। नासिक में ऑक्सीजन रिसाव के चलते 24 मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं इस घटना के दूसरे ही दिन विरार में विजय वल्लभ अस्पताल में लगी आग में भी 13 मरीजों की मौत हुई। ऐसे में एक बार फिर अस्पतालों की फायर ऑडिट का मसला सामने आया है। अमरावती शहर में प्रशासन द्वारा 19 कोविड अस्पतालों को अनुमति दी गई है, जबकि 2 सरकारी अस्पताल हैं। पता चला है कि इनमें से केवल 6 अस्पतालों का ही फायर ऑडिट हुआ है और अन्य 13 अस्पतालों के फायर ऑडिट का काम अब भी बाकी है। इस समय जिला सामान्य अस्पताल के नियंत्रण में सरकारी उपजिला अस्पताल, सुपर कोविड अस्पताल तथा पीडीएमसी के कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा की जाने वाली मांग और मरीजों की संख्या को देखते हुए यह इंजेक्शन दिया जाता है। लेकिन इस समय जितने इंजेक्शनों की जरूरत है उसकी तुलना में केवल आधे स्टॉक की ही आपूर्ति हो पा रही है। पता चला है कि जिला सामान्य अस्पताल के पास इस समय केवल 2995 रेमडेसिविर इंजेक्शन का स्टॉक उपलब्ध है और पिछले 5 माह से इस अस्पताल को इस इंजेक्शन का नया स्टॉक नहीं मिला है। ऐसे में 5 माह पुराने स्टॉक से ही जिले के सभी सरकारी अस्पतालों की जरूरत पूरी की जा रही है। साथ ही इन दिनों निजी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए भी पीडीएमसी अस्पताल के जरिए ही रेमडेसिविर के इंजेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वहीं इस बीच जिला प्रशासन द्वारा औषधि प्रशासन के जरिए निजी कोविड अस्पतालों हेतु रेमडेसिविर के 839 इंजेक्शन की खेप उपलब्ध कराई गई, जिसका मरीज संख्या के हिसाब से एलोकेशन करते हुए निजी कोविड अस्पतालों को इस इंजेक्शन का वितरण किया गया। मनपा के साथ ही लालखड़ी परिसर वासियों की समस्या का जड़ बन चुके सुखली कंपोस्ट डिपो में जमा 21 लाख मैट्रिक टन कचरे पर बायो माइनिंग प्रक्रिया के लिए मनपा द्वारा जारी की गई टेंडर प्रक्रिया को ठेकेदार ही नहीं मिल रहे। मनपा द्वारा विगत दिनों 15 करोड़ 50 लाख रुपए की निविदा जारी की गई। शुरुआत में इस टेंडर को प्राप्त करने के लिए 10 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई थी और अपने प्रस्ताव भी दाखिल किए थे, लेकिन टेंडर खोले जाने की प्रक्रिया के दौरान सभी कंपनियों ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। अब मनपा के पास कोई एक भी प्रस्ताव नहीं बचा है। ऐसे में मनपा को इस काम के लिए दोबारा टेंडर निकालना पड़ेगा। युवा स्वाभिमान पार्टी के शहराध्यक्ष संजय हिंगासपुरे द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि जिला एवं मनपा प्रशासन द्वारा एक ही स्थान पर किस अस्पताल में कितने बेड उपलब्ध हैं इसकी जानकारी प्रदान की जाए, ताकि मरीजों के रिश्तेदारों को संचारबंदी के दौरान शहर के अस्पतालों में कहां बेड उपलब्ध है यह जानकारी लेने हेतु दर दर न भटकना पड़े।
अकोला में अन्न व औषधि विभाग प्रशासन की गलती से रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप बालाजी मेडिकल नामक प्रतिष्ठान पर चलेगी। इस खेप में रेमडेसिविर के करीब 90 इंजेक्शन थे, किंतु बालाजी मेडिकल द्वारा रेमडेसिविर खरीदने को लेकर कोई ऑर्डर नहीं दी गई थी। ऐसे में मेडिकल के संचालक ने तुरंत ही औषधि प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क किया और अपने पास गलती से आए रेमडेसिविर के स्टॉक को उन्हें वापस लौटा दिया। इन दिनों अकोला सहित समूचे संभाग में रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफी किल्लत चल रही है और कुछ हद तक इस इंजेक्शन की कालाबाजारी भी हो रही है। लेकिन ऐसे समय में भी बालाजी मेडिकल के संचालक ने अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इंजेक्शन की खेप FDA को वापस लौटाई। इस समय कोविड महामारी से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने सख्त निर्णय लेना शुरू किया है और पहले लॉकडाउन के दौरान जिस तरह ई पास अनिवार्य की गई थी, उसी तरह मौजूदा संचारबंदी के दौरान एक बार फिर से ई पास को अनिवार्य किया गया है। अब बगैर ई पास के एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जाया जा सकेगा और दूसरे जिले के ई पास नहीं रहने वाले लोगों को अमरावती जिले में प्रवेश नहीं मिलेगा। महावितरण की मुख्य अभियंता सुचित्रा गुर्जर ने कहा है कि महावितरण द्वारा ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान योजना शुरू की है। ऐसे में विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा घर बैठे ऑनलाइन बिजली बिल भुगतान योजना का लाभ उठाना चाहिए और बिजली बिल भरने के लिए अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस समय चांदूर बाजार नगर परिषद के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारी का बिना मास्क पहने घूमते और धूम्रपान करते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो वायरल होने के बाद पार्षद गोपाल तिरमारे ने स्वास्थ्य कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर तहसीलदार, पुलिस निरीक्षक व मुख्याधिकारी को निवेदन सौंपा है। भरूच तहसील में इस समय कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है और यहां पर कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। तहसील के राजूरा बाजार में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने पर कोई कड़े उपाय नहीं किए जा रहे, ऐसा आरोप पंचायत समिति के पूर्व उपसभापति दिलीप भोंडे ने लगाया है। विदर्भ सहित संपूर्ण राज्य में कल बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की जा रही है। 3 दिन पहले ही पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की वजह से तापमान में एक बार फिर गिरावट आई और पिछले 3 दिनों से राज्य में अनेक स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। विदर्भ में नागपुर के पश्चात सबसे बड़े ICU यूनिट वाले अकोला स्थित सर्वोपचार अस्पताल में 40 वेंटिलेटर मानव संसाधन के अभाव में धूल खाते पड़े हैं और यहां पर बेड, ऑक्सीजन व वेंटिलेटर के अभाव में कई जाने जा रही हैं। यहां सारी सुविधाओं की ओर अनदेखी किए जाने पर मरीजों एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा काफी असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। राज्य में कोरोना के तेजी से बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर रेल प्रशासन की ओर से 11 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। यह सभी रेलगाड़ियां बडनेरा स्टेशन से होकर गुजरने वाली थी। इन रेलगाड़ियों के रद्द होने से इन रेलगाड़ियों में आरक्षण कराने वाले यात्रियों को काफी झटका लगा है और अब रेल प्रशासन द्वारा सभी आरक्षण को रद्द करते हुए यात्रियों को टिकट के पैसे लौटाए जा रहे हैं। इन दिनों कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए संचारबंदी लागू की गई है। इसके बावजूद कई लोग बाग शाम के समय जॉगिंग करने या साइकिलिंग करने हेतु अपने घरों से बाहर निकलते हैं, जिसमें से कई लोगों द्वारा अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाया जाता। ऐसे लोगों के खिलाफ बीती रात गाड़गेनगर थाना पुलिस द्वारा संचारबंदी नियमों के उल्लंघन एवं आपत्ति व्यवस्थापन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। विगत 17 फरवरी को स्थानीय राजापेट थाना क्षेत्र के शारदा नगर परिसर में नयन मुकेश लुनिया नामक 4 वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले का मुख्य आरोपी टकलू उर्फ इसरार मुख्तार शेख और उसका साथी अज्जू उर्फ अय्याज उस्मान शेख को गुजरात से आज सुबह 10 बजे राजापेट पुलिस अपने साथ अमरावती लेकर आई। इन दोनों अपहरणकर्ताओं को राजापेट थाने में लाने के बाद पुलिस ने दोनों की रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाई, जिसमें टकलू नामक आरोपी कोविड पॉजिटिव पाया गया। वहीं उसके साथी अज्जू की कोविड टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। इसी बीच इन दोनों आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया। टकलू के कोविड पॉजिटिव पाए जाने से उसे होमगार्ड के मुख्यालय में क्वारंटाइन के तहत रखा गया है। वहीं अज्जू को न्यायालय ने 2 मई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक किसी भी आरोपी को पुलिस रिकॉर्ड पर गिरफ्तार दिखाने के बाद उसे 12 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश करना पड़ता है। इसी नियम के अनुसार आज पुलिस ने कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बावजूद टकलू को न्यायालय में पेश किया और उसे अब 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा गया है। कानून का नियम यह भी है कि गिरफ्तारी के बाद किसी भी आरोपी को 15 दिन से ज्यादा पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जाता। ऐसे में बड़ी मेहनत से पुलिस ने टकलू को गिरफ्तार कर गुजरात से अमरावती तो लाया, लेकिन वह क्वारंटाइन अवधि की वजह से पुलिस कस्टडी से बच सकता है। शहर के तखतमल मार्केट की 11 दुकानों को मनपा के बाजार व परवाना विभाग की टीम ने आज सील किया। ब्रेक द चेन अंतर्गत शहर में सुबह 7 से 11 बजे तक ही जीवनावश्यक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके बावजूद भी तखतमल मार्केट में कई कपड़ा प्रतिष्ठान खुले हुए थे। ऐसे में इन दुकानों के संचालकों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए मनपा प्रशासन द्वारा इन दुकानों को सील लगा दिया गया।
राज्य सरकार द्वारा 18 फरवरी 2021 का सरकारी निर्णय 20 अप्रैल 2021 को रद्द किए जाने से पुलिस सिपाही पद के अंतर जिला तबादले को दी गई स्वीकृति रद्द हुई है, जिसकी वजह से अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के 92 पुलिस सिपाहियों को नाइक के रूप में दिया गया प्रमोशन भी रद्द हुआ है। नए आदेश के अनुसार यह प्रमोशन अब सेवा ज्येष्ठता के अनुसार होगा। इस कारण तब तक पुलिस सिपाहियों के अंतर जिला तबादले पर भी रोक लगी हुई है। ऐसी जानकारी शहर पुलिस आयुक्तालय के सूत्रों द्वारा दी गई है। शहर में होने वाली साइकिल चोरियों की घटना का गाड़गेनगर पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए एक नाबालिग के पास से 6 साइकिलें जब्त की हैं। रामपुरी कैंप निवासी शंकर पवनानी ने अपनी साइकिल चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच करते हुए गाड़गेनगर पुलिस ने जय सियाराम नगर में रहने वाले एक नाबालिग की खोजबीन कर उसके पास से 6 साइकिल बरामद की है। साथ ही इस नाबालिग ने 6 साइकिलें चुराने की बात भी कबूली है। शनिवार की सुबह 9:30 बजे के दौरान स्थानीय दस्तूर नगर के समीप डहाने नगर के कुएं में पुष्पा साबू नामक 52 वर्षीय महिला अचानक गिर गई। उसी समय परिसर में रहने वाले गजानन बुटे नामक व्यक्ति ने इसकी जानकारी दमकल विभाग को दी और दमकल विभाग की टीम ने तत्काल मौके पर पहुंचकर इस महिला को सही सलामत बाहर निकाला। इस घटना में यह महिला कुछ जख्मी हुई है और उस पर इलाज चल रहा है। SBI में नौकरी देने का झांसा देकर 9,60,000 रुपयों से ठगने के मामले में अकोला की रामदासपेट पुलिस ने बीती रात अमरावती आकर यहां के पुराने हाईवे पर स्थित सिटी अपार्टमेंट में छिपे डॉक्टर श्रीकांत मंगेश बानू वाकोड़े सहित उसके साथी व नागपुर निवासी देवानंद अनंत अनासाने को गिरफ्तार किया है। मामले की जाँच जारी है। नशा करने के लिए सैनिटाइजर पीने से यवतमाल जिले में 7 लोगों की मौत हो गई। यह घटना यवतमाल जिले के वनी में घटित हुई। जानकारी के मुताबिक महादेव ढेंगले, गणेश शेलार सहित अन्य 5 लोगों ने लॉकडाउन के चलते शराब नहीं मिलने की वजह से अपने नशे की लत पूरी करने के लिए सैनिटाइजर पी लिया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और इलाज के दौरान इन 7 लोगों की मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।